आर्य समाज की 150 वर्षों की यात्रा का उत्सव मनाते हुए दिल्ली के रोहिणी में स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में 30 अक्टूबर से आर्य समाज का अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन जारी है। इस महासम्मेलन को लेकर शनिवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया गया कि आर्य समाज द्वारा अगले 50 वर्षों के विजन 2050-2075 की दिशा में कदम बढ़ाया। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि वैदिक विचारधारा के उस नवजागरण का प्रतीक है जो आने वाले दशकों में मानवता को मूल्यों, सामंजस्य और प्रबुद्धता के पथ पर अग्रसर करेगा। इस विजन के अनुरूप आज अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के दौरान वैचारिक मंथन का अद्भुत संगम देखने को मिला। अमेरिका के भुवनेश खोसला, ऑस्ट्रेलिया के योगेश आर्य और दक्षिण अफ्रीका के स्वामी वेदानंद सरस्वती एवं स्वामी किरण सद्गुरु सहित विश्व भर से आए आर्य समाज के शीर्ष प्रतिनिधियों ने आर्य समाज के वैश्विक प्रभाव और वैदिक एकता की दिशा में इसके योगदान को रेखांकित किया। बताया जाता है कि 40 से अधिक देशों से 1500 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय अनुयायी भारत पहुंचे हैं, जो 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी, नई दिल्ली में आयोजित इस 4 दिवसीय ऐतिहासिक आयोजन में भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती को समर्पित है। वैदिक संस्कृति, एकता और सामाजिक सुधार का सामूहिक उत्सव। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में प्रेस वार्ता के दौरान समाज के पदाधिकारियों ने क्या कहा। इस साल 150 वर्ष हो रहे हैं, तो उस 150 वर्ष को कमेमोरेट करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन एस्टेब्लिश किया गया, इसको होस्ट किया गया और पूरी ग्लोबल कम्युनिटी आर्य समाज की यहाँ प्रेजेंट है। 40 देशों से यहाँ लोग आए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं। 2, 2.5, 3 लाख लोग आपको 4 दिन में दिखाई देंगे। मंच से कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन दिया, आर्य समाज की रेलेवेंस, कंट्रीब्यूशन बताई। यहाँ एक बहुत ही सुंदर एग्जिबिट हॉल, पॉपअप म्यूजियम क्रिएट किया गया है जो पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की और जो भी हम इन सर्विस प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं उसकी एग्जिबिट्स लगाई गई हैं। और एक ये आर्यों का मेला है to show the world that Arya Samaj is a revolution, it's a movement, and it is ready to solve the world's problem today. As योगेश जी, आप थोड़ा सा पब्लिक को पता चले कि आप जब आर्य समाज ज्वाइन करते हैं आप मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। पहले कहते आर्य समाज क्या है? इट्स अ सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल। Arya means noble, Samaj means society. And how do you build that? You build by changing yourself. आप अपने आप को एजुकेट करें, आप सर्विस प्रोजेक्ट करें, आप आर्य बन जाते हैं। ये कोई सेक्ट नहीं है, ये कोई मत नहीं है, क्योंकि जब हम वेद के आधार पर बात करते हैं, एज स्वामी जी सेड, वेदास आर फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। सर, समाज में जो है कि ऐसी कौन सी बुराई है जिसे लेकर अभी आर्य समाज जो है कि लेकर चल रहा है, उसको कुछ चेंजिंग या बदलाव या कुछ इस तरीके लेकर जो बुराई फैली, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहिए। हाँ जी, देखिए, समाज जब बदलता है तो उसकी प्रॉब्लम्स बदलती हैं और कुछ प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहती हैं, पर कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो पहला तो है इग्नोरेंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन और ह्यूमैनिटी। क्योंकि ignorance means someone is getting suppressed and someone is suppressing you. Whether it's a digital is suppressing you, अगर आज की डेट में देखा जाए तो आपने देखा होगा बहुत सारा मूवमेंट जो ये इस बात का है कि जो बच्चों को ये गैजेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है, ये एक अलग प्रकार की एडिक्शन आ गई है। इस पे आर्य समाज काम कर रहा है। तो आर्य समाज इज नॉट अबाउट कास्ट सिस्टम को रिमूव करने की बात कर रहा है, वो तो कर ही रहा है क्योंकि वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी वो प्रिवलेंट है बहुत सारे पार्ट्स में। बहुत सारे पार्ट्स में अभी भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के घर में नहीं जा सकती है, अभी भी वो बहुत सारी वो है। तो इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम बदलती जाती हैं एंड आर्य समाज टेक इट्स स्टांस डिफरेंटली बिकॉज वी ऑल अबाउट serving the humanity and whatever is making a person away from the nobility we are working against that. तो पहली जो समस्या ये है
ऑफ कोर्स जो ड्रग्स की प्रॉब्लम आपको पता है हर जगह रहती है। आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे मैंने कहा, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाइए, वेस्टर्न वर्ल्ड में छोड़िए, आप इंडिया में भी देख लीजिए, इंडिया में भी बहुत सारा आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्योंकि हम अपने रूट से जुड़ नहीं रहे हैं यूथ, और वेस्टर्न कल्चर में वो जाता जा रहा है, तो उसको अपने पे आत्मविश्वास की कमजोरी होती है, उस पर हम काम करते हैं। ऑफ कोर्स इस इग्नोरेंट औरतों को, वुमेन्स को पढ़ाया नहीं जाता था, पर आज वो भोगवाद की संस्कृति में खुद भी बहती जा रही है और पुरुष समाज भी उसको उसी ढंग से देखना शुरू हुआ। तो एक देखिए तरीका बदला है, लेकिन शोषण वैसे का वैसा ही है। और आज भी ये जो अभी पहले कास्ट सिस्टम होता था वो आज भी है, लेकिन अब मनी जो धनवान है वो अब जो है वो उस क्रिएट करते हैं। तो अभी वो सारी की समस्याएं थोड़ी सी बदलती जाती हैं, लेकिन आर्य समाज इज वेरी रेलिवेंट इन एवरी फॉर्म एंड प्रिपेयर्ड टू एवरी फॉर्म। So I hope I have answered your question. The United States, Arya Samaj in the United States is about 50 years old. We formed the first Arya Samaj in the late 70s. The Arya Patnis of America, which is a network of all Arya Samajas across the North American region, is about 38 years old. We are present in about 22 different states with 40 plus organizations, Arya Samaj organizations. We have Vedic havans all across the United States every Sunday. Some of the key projects that we are running a Sanskriti school, we are running a Montessori school in Houston. Most new Samajas now, like Atlanta, New Jersey, of course Houston, are running Vedic Sanskriti schools, and these are Sunday schools to propagate Vedic values to our young children. Arya Patnis of America runs online Vedic platform where we have daily sermons from Reverend Acharyas on Vedic teachings. We talk about, we have online learning classes on Satyaz Prakash, Rigvedadi Bhashya Bhumika, online satsangs. We were actually the first ones to develop a website and also an app where you could follow the app and perform havan. From a service point of view, Arya Patnis is active anytime there is any natural disaster, whether it be anywhere in the world. Starting a few recent examples, 2001 there was a massive earthquake in Kutch, Gujarat. Arya Patnis sponsored with collaboration of the local teams and the global teams, an orphanage which hosted at least 200 children, and we don't know where those children would have been today had an organization like that not happened. We had a very similar project in Pondicherry, sponsored by the same organization team. Very recently, during the COVID pandemic that we sponsored over 500 oxygen concentrators here in our homeland, right here in New Delhi. So that is a little bit about North America. I will turn over to Pandit Sadhguruji for talk about South Africa. Priyam Namaste, good afternoon. I am Kiran Sadhguru, Pandit Kiran Sadhguru, the President of Arya Samaj South Africa, or Arya Pratini Sabha South Africa. We are 100 years old this year, but our affiliates, the oldest affiliate that we have is 116 years old. We are concentrated throughout South Africa. The main center is based in KwaZulu-Natal, Durban, which is our headquarters. From there we move out to the different parts of South Africa. We are centered in the Midlands region of KwaZulu-Natal. We've gone as far as Gauteng, which is the business hub of South Africa, moved through to the southern part of Africa, which is Cape Town. We have a chapter there. So we are centered in different parts of the country. Historically, Arya Samaj has been responsible for language upliftment. We've had a historical perspective in terms of maintaining and running many Hindi schools.
In fact, the radio station, the Hindi Shiksha Sangh is running, was created by the Arya Samaj South Africa. We have we were involved in the creation of one of the largest Anant ashrams and old age homes in the Southern Hemisphere, and that is the Aryan Benevolent Home in Durban. And we have an orphanage that is there, which houses over 90 people, 90 youngsters. And we also have another orphanage in Pietermaritzburg, which is run by different committees, but originally started and they are now subsidized by the state. When it comes to present day activities, we are very, very well linked to the political situation in South Africa. We work with the current government on various and many projects, social upliftment programs like gender-based violence, 16 days of activism. All of these things we participate in. We've just set up and we are setting up different chairs to deal with social upliftment programs, as I said, with gender-based violence. As part of our education program, we have the School of Vedic Studies, which is based on the ancient Sanskar system, but also to train our priests in a very formal 4-year program where they qualify as Vedic priests and go out to do work in the community. But as part of that, what is important, that we also train them to deal with the current day issues of drug addiction, also counseling of young couples, post-marital counseling, so that takes place. But I think we are also unique in South Africa, not even in India this happens. In South Africa we've got Hindu chaplains, Hindu priests that are working in the defense force, and they service the needs of our soldiers. And we also have the servicing of needs of prisoners in different parts of KwaZulu-Natal, that's in Durban, and in Pietermaritzburg. So our Vedic priests are enrolled and they go out to do rehabilitation work. But I think the important one is where we also have Hindu priests that services the needs of our soldiers that are on the ground. I was one of them. So when it comes to current day issues and relating to India, we look up to the Sarvadeshik Arya Samaj for guidance, for guidance and for support. And we also at the same time we are involved in education in terms of running programs in conjunction with friends. As you can see worldwide, the Arya Samaj is actively involved in tackling current day issues and burning challenges in our society. When Maharishi Dayanand formed the Arya Samaj, as a revolutionary, he formed it to cut the shackles of the chains that bound our people, both spiritually and socially. And 150 years later, the Arya Samaj continues to tackle social issues on the ground. Not only perform bhashans, which are important, but most importantly takes those bhashans and puts them into practice. The 10 principles designed by Maharishi Dayanand are calls for us all to respond to the need of the hour and uplift our people worldwide. All the Arya Samajas internationally are tackling issues, like you heard, such as gender-based violence, environmental changes and climate change, issues regarding peacekeeping efforts. United Nations, which Yogesh Aryaji will speak about, is one avenue in which the Arya Samaj can literally and progressively be a voice of change and reason. Because the Arya Samaj and its philosophy is an antidote to the challenges we face in society today. Whether it be equality of our people, the upliftment of our women and children and education of our women and children, Arya Samaj has been at the forefront in educating our women and children. Yet today, we still see global policies that are suppressing our women, that are suppressing the education of our children. And Arya Samaj is at the forefront in tackling that.
we are proud to inform you that at this Mahasammelan, all the global leaders are committed to a strategic global initiative that looks towards the next 50 years, ensuring that the Arya Samaj contributes to certain specific initiatives that tackle the challenges we face. These are, as I said, environment and climate, social justice issues, issues facing all our peacekeeping efforts when it comes to individuals and countries that are facing war, that are facing where their governments are suppressing them in certain ways. We are there at the forefront for peacekeeping efforts. The Arya Samaj and its philosophy, as taught through the Satya Prakash by Maharishi Dayanand 150 years ago, is as ever relevant and ever alive. It is a socially transforming movement that doesn't just focus on religious issues, but takes spirituality into the forefront, into the ground to uplift our people. One of the projects done in South Africa, for example, is Project Tripti. One thing that human beings cannot live without is water. Water is the elixir of life. So as part of our contribution to ensuring that those without access to water in the most rural of areas, the poorest of the poor, the most marginalized, the Arya Samaj sinks boreholes in this area without any cost associated to it, so that our communities that have no access to water can now flourish. Schools of which the children walk barefoot, not knowing where the next drink of water, the next drop of water is going to come from. They have now access to those water, and over 10 boreholes have been sunk in South Africa. Like that, other institutions worldwide outside of Bharat have committed to the cause of social upliftment, have committed to the cause of serving our people, the poorest of the poor. For the next 150 years, the Arya Samaj has a plan which will really shake the foundations of tomorrow. With that, I'll pass to Yogesh ji. हिंदी में बोलता हूँ और आपको अगर बीच में इंग्लिश निकल आए तो कोई बात नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बोलता हूँ। देखिए, आर्य समाज की मूवमेंट अच्छे से डिस्क्राइब कर दी स्वामी जी ने, और जेंडर इनइक्वालिटी, अनएजुकेशन, या फिर जो भी डोगमास हैं, जो भी इलॉजिकल प्रिवेलिंग धर्म है, चाहे उसको क्रिटिसाइज करना पड़े, आर्य समाज और आर्य समाज के मूवमेंट ने, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, उसने उस क्षेत्र में काम किया है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये शुरू हुआ था 24-25 साल पहले। फिजी के जो लोग थे, जहाँ यहाँ से आर्य समाज फिजी गया, और फिजी के माध्यम से जब वहाँ कू हुआ, तो वहाँ जो फिजी इंडियंस रहते थे, उन्होंने फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जब हम मूवमेंट हुआ, तो वहाँ से आर्य समाज ऑस्ट्रेलिया में आया। और गुड टू नो कि उन्होंने अपनी हिंदी को, क्योंकि हिंदी भाषा नहीं है, वो साथ साथ कल्चर भी लेके चलती है, उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया। वहाँ पर ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी की कहीं भी हो सकती हैं, वो वहाँ पर भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी। जो लोकल एबॉरिजिनल हैं, उनके बीच में काम करना, उनको डिग्निफाई करना, उनको जो आइडेंटिटी क्राइसिस दे दिया अंग्रेजों के अधिग्रहण ने वहाँ पर, उसको अपलिफ्ट करने वाले आर्य समाज के लोग हैं। एबॉरिजिनल्स के बीच में काम करके उनको ये बताना कि आपके रूट्स किस तरह से इंडिया की कल्चर से, इंडिया की संस्कृति से जुड़ते हैं, उसको काम हमने किया। विदेश में रहने वाले जितने भी लोग आते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन विच माइग्रेट्स, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो यहाँ की जो कल्चर है उसको साथ लेके जाना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान आर्य समाज का है। उसके साथ साथ सेकंड प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेटेड पीपल फ्रॉम इंडिया वुड बी कि हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको अपनी कल्चर और कल्चर के रूट से कैसे जोड़ के देंगे, क्योंकि आर्य समाज के पास सिद्धांत है वेद का, और वेद का मतलब बैक टू वेदास। ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने सोशल रिफॉर्म को वेस्टर्न थिंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा है, उन्होंने सोचा है बैक टू वेदास जाकर, कि हमारे मूल में, क्योंकि क्या होता है, मैं अपने घर को सुधारना चाहता हूं, लेकिन आपकी सोच से सुधारना चाहता हूं, मैं कभी नहीं सुधार पाऊंगा। और अगर आप आज देखिए तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो जितने भी रिफॉर्म कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी, और उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि भारत की संस्कृति क्या है। वेस्टर्न थिंकर से प्रभावित होकर नहीं, भारतीय सोच
और भारत की संस्कृति क्या कहती है उस रिफॉर्म के बारे में, उसको लेकर वो चलते हैं। और यही काम प्रधानमंत्री से पूर्व हमारी आर्य समाज ने किया और वो 150 वर्ष तक लगातार करती रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया कि माइग्रेंट फैमिलीज का पहला प्रॉब्लम होता है कि उनको अपनी कल्चर से जुड़े रहने की इच्छा रहती है, साथ में आने वाली जो जनरेशन है उसको, तो उसमें लैंग्वेज, द कल्चर, अपने रूट्स, उनसे जोड़े रखने का काम आर्य समाज करता है। Again, social reform becomes different in each and every different country because geopolitical situation can be different, which means वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो चाहे ड्रग्स की हो, चाहे वो आइडेंटिटी क्राइसिस की हो, चाहे कल्चर शॉक की हो, क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपको कल्चर शॉक लगता है। द सेकंड जनरेशन थिंक अबाउट कि मेन स्ट्रीम का जो कल्चर है वो अलग है और मेरी जो कल्चर है वो अलग है, वो अपने आप को कहीं नहीं रोक पाता और उसको अपने और इसका जो अफेक्ट पड़ता है वो उसके अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप से पड़ता है। बिकॉज सेकंड जनरेशन थिंक दैट आवर कल्चर इज वेरी लो एंड देयर मेन स्ट्रीम इज हाई। उसको जोड़ने का काम हमारे संडे के सत्संग करते हैं, हमारे यूथ फोरम करते हैं, हम लगातार सम्मेलन करते हैं, हमारा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जो भारत से भी जुड़ा हुआ है। और हम अभी भुवनेश्वर जी से बात कर रहे थे कि हम यूनाइटेड स्टेट से भी हम अपनी यूथ एक्सचेंज करेंगे ताकि उनको लगे कि आर्य समाज इज नॉट लिमिटेड टू ऑस्ट्रेलिया एंड सिडनी ओनली एंड दिस इज द कोर ऑफ दिस सम्मेलन। हम उनको दिखा पाएं, देख पाएं कि जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसको भी पता चले कि आर्य समाज इज नॉट लिमिटेड टू सिडनी और ऑस्ट्रेलिया और यूएस। इट इज एक्चुअली वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। मोर देन 15,000 इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। और एक बात और जो स्वामी जी ने मुझे आदेश दिया है एक ढंग से कि यूनाइटेड नेशन और का जो चार्टर है, अर्थात जो यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन चार्टर है, ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, अगर आप उसको देखें तो मैं ये मानता हूं कि उसकी जो इंस्पिरेशन है वो वेदास से आई है। क्योंकि जो हमारा वैदिक फिलॉसफी कहती है वो मनुर्भव की बात करती है और उसके राइट्स क्या है। वी डोंट बिलीव इन बर्थ बेस्ड क्लास, वी बेस्ड इन, हम उसको क्या कहते हैं, कर्म से कोई ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा। तो जो हमारे लॉजिक्स हैं, हमारा जो विजन है वो लॉजिक भी देता है और प्रोग्रेसिव भी होता है। तो इस दृष्टि से मेरे को लगता है कि जो आर्य समाज की मूवमेंट है वो मनुष्य के अधिकारों की बात करता है और उसके माध्यम से मनुष्य की सेवा करने की बात करता है। About South Africa was known as the Arya Anahat Ashram or Aryan Benevolent Home. This institution was founded over 103 years ago when the leaders of the Arya Samaj back then, in a country where apartheid was rife and oppression was rife, they found some of our people sleeping in a toilet, being beaten by a policeman because he tried to find shelter at a train station. But because they were Aryas, inspired by Maharshi Dayanand to fight for social justice, they couldn't see this happening. So they got into a meeting the next day and decided that no person who is looking for a home to sleep shall sleep in a toilet or in undignified circumstances. And thus the Arya Anahat Ashram was founded. Today, this institution is one of the largest in the southern hemisphere, caring not only for over 800 seniors and elders, those who are unable to care for themselves at the last tender age of their life, but also takes care of our children who have no parents, our orphans, that need love, that need care, that need direction in life, that need education, access to education. Our women who are abused at their home due to domestic violence have no place to go. We have a home for them at the campus of the Aryan Benevolent Home. सर एक सवाल है कि जैसे पीएम साहब का स्वदेशी का जो है कि बहुत, तो क्या आर्य समाज भी कुछ इस तरह से अभियान चला रहा है या चलाएगा कुछ स्वदेशी को लेकर जो है? देखिए जी, आर्य समाज का कार्य है, इनफैक्ट स्वामी दयानंद ने सबसे पहले स्वदेशी वर्ड यूज किया, ये डॉक्यूमेंटेड है। आर्य समाज अभियान यहाँ भी चला रहा है और अगर हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम वहाँ की लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। स्वदेशी क्या है? जिस देश में आप कार्य कर रहे हैं, जहाँ आप टैक्स कर रहे हैं, जहाँ आप अपना पसीना
कर रहे हैं, अपनी एनर्जी कर रहे हैं, आप उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं, आप उस चीज, उस प्रोडक्ट, उस सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या आर्य समाज भी इस तरह से मतलब जी परेशान है? बिल्कुल।